ठीक है, देखिए आज का टॉपिक सबमिट कर दो, सबमिट कर दो, कर दो, सबमिट कर दो। आज यस, हाँ पूछ। स्वामी दयानंद का जो दर्शन अधिवास स्वामी दयानंद का दर्शन अधिवास, हाँ हाँ और अद्वैतवाद का जो वो है, हाँ हाँ वो आएगा इसी के अंदर, समाज धार्मिक सुधार आंदोलन का। लेकिन जब आप उसको संस्कृति के हिस्से में पढ़ते हो तो उसको थोड़ा और संस्कृति का समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आए तो तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री का ऑप्शन पढ़ लेना, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर का टाइम आएगा तब बताएंगे उसके बारे में, है ना। अभी फिलहाल इस पर फोकस कर लो थोड़ा सा। देखो पैटर्न पूरा बदला हुआ है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस बार काफ़ी चीज़ें अलग तरीके से आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जो लोग पुराने में बैठे हुए हो उनके लिए कुछ नया नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें नई हैं आप लोग के लिए। तो उस तरीके से भी चीज़ों को देख के और पढ़ के अपने रिवीजन करते चलो, क्योंकि हर साल पेपर का पैटर्न बदल रहा है। पेपर का पैटर्न जैसे जैसे बदलेगा उस हिसाब से हमारा भी पैटर्न बदलेगा पढ़ाने का, है ना। तो पढ़ाने का पैटर्न भी उस हिसाब से लगातार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस पैटर्न को उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको। हम लोग 1857 का विद्रोह कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग ये कर चुके हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स जब आए थे तो वो शाम में भारत की स्थिति कैसी थी। ठीक है, वो सारी पोजीशंस का डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के अंदर हुए उन सबकी भी चर्चा यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक्स आपके खत्म हो चुके हैं। मैंने बताया था कुछ युद्ध वॉर्स या फिर बैटल्स बचे हुए, उन सबको एक श्रृंखला में पढ़ेंगे हम लोग, एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपका जो सिलेबस का अगला टॉपिक है वो टॉपिक है आपका एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, कि भारत की शैक्षिक प्रणाली या शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करनी है, और शिक्षा प्रणाली भारत की किस तरीके से उसका विकास हुआ और आगे क्या क्या सुधार देखने को मिलते जाएंगे हमें टाइम टू टाइम, उसके बारे में वन बाय वन हर एक टॉपिक पे डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो भारत की शिक्षा प्रणाली, ये शिक्षा प्रणाली एक बार फिर से आपको बता दें कि हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के इरा की, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ब्रिटिशर्स का इरा। तो जितना भी यहाँ पे शिक्षा का सुधार होगा या विकास होगा वो सब किसके समयकाल का होगा, सब ब्रिटिशर्स के समयकाल का होगा। तो ब्रिटिशर्स के समयकाल में भारत की क्या स्थिति थी, उस स्थिति के बारे में हम लोग को यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वन बाय वन जो तरीका है इसको समझने का, वो तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि मैं गवर्नर जनरल या वाइसराय के बेसिस पे आपको डिस्कस करूंगा जितने भी टॉपिक्स होंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था वो कौन से गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के अंदर लाया गया था, है ना। या आपसे पूछ लिया जाएगा मैकाले मिनट को कौन से गवर्नर जनरल के अंदर लाया गया था। तो कभी कभी गवर्नर जनरल भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हर एक टॉपिक को गवर्नर जनरल के आधार पर ही पढ़ना है हम लोगों को, उसी आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ वॉरेन हेस्टिंग के समयकाल से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का समयकाल, हम लोग वॉरेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल मानते हैं। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल मानते हैं। ठीक, अब जहां बताऊं वही नोट करना, अपना जबरदस्ती दिमाग भी मत चलाना और कलम भी मत चलाना। ठीक है, जहां जहां बताते जाए वहां नोट करते चले जाना। ठीक, चलिए, तो पहला टॉपिक यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली। और उस शिक्षा प्रणाली के अंदर सबसे पहला जो गवर्नर जनरल की बात करने जा रहे हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन, हाँ आ जाओ आ जाओ, टाइम से आया करो सब क्लास में। कल बोला था मैंने गेट बंद कर दूंगा दरवाजे। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग की बात हो रही है। वॉरेन हेस्टिंग के समयकाल के अंदर कुछ सुधार शिक्षा से रिलेटेड या फिर
जो भी एजुकेशन है उससे रिलेटेड सुधार का जो दौर शुरू हुआ था वो इन्हीं के समय काल से शुरू हुआ था। कुछ ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाएं भारत के अंदर बनना शुरू हुई थी जिसने भारत की शिक्षा के अंदर विस्तार किया। वो शिक्षा के संस्थान यहीं से बनना शुरू हुए थे, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने लिखा है। 1781 के अंदर एक मदरसे की स्थापना इन्होंने की थी जिसको कलकत्ता मदरसे के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, कलकत्ता मदरसा बेसिकली इस्लामिक आइडियोलॉजीज को या इस्लामिक लॉज को अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। ठीक, अब देखिए दो मंशाएं हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स की किसी भी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर डेवलप करने की। पहली मंशा ये थी कि वो खुद यहाँ से लर्न करना चाहते थे। पहली चीज क्या है, वो खुद यहाँ से लर्न करना चाहते थे, यहाँ से सीखना चाहते थे कि शिक्षा प्रणाली भारत की किस तरीके की रही है, इतिहास किस तरीके का रहा है। अगर हम ये सब सीख जाएंगे तो आसानी से हम प्रशासन चला पाएंगे। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव उनका ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करना। अब एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने की जब बात यहाँ पे आ रही है तो एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने की बात आ रही है इंडियन एम्प्लॉयमेंट को और ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट दोनों को यहाँ पे जनरेट करने की बात होती है। ठीक है, जिसमें ज्यादा फोकस इन्होंने ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के ऊपर किया था। मतलब ब्रिटिशर्स से बहुत सारी फोर्स बुलाई जाती थी, चाहे उनको आर्मी में भर्ती करना हो, चाहे उन्हें परिषद में भर्ती करना हो, चाहे गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर भर्ती करना हो, या फिर किसी भी उच्च राजनीतिक पदों के ऊपर अगर किसी को बैठाना हो तो ब्रिटिशर्स को ही बैठाया जाता था। ठीक है, भारतीयों को कुछ छोट-छोट अधिकार दे दिए जाते थे या पोस्ट दे दी जाती थी। तो दो ऑब्जेक्टिव के साथ में इन्होंने एजुकेशन प्रणाली भारत के अंदर शुरू की थी। ठीक है, और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ये सब करने के लिए? रूल करना। ठीक है, आप किसी भी चीज के ऊपर तभी रूल कर सकते हो या शासन कर सकते हो जब आप उसके पास्ट के बारे में जानते हो, प्रेजेंट के बारे में जानते हो, तब आप उसके फ्यूचर को जानने की अपने अंदर कैपेबिलिटी रख पाओगे, है ना। तो ये पास्ट और प्रेजेंट को भारत के सीखना चाहते थे। अब भारत में दो ही तरीके के लोग थे जिनकी मेजोरिटी ज्यादा थी, एक तो हिंदू और एक मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम शिक्षाओं को सीखने के लिए इन्होंने क्या करा, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बनाना शुरू कर दिया। तो पहला कलकत्ता का मदरसा जब बना तो कलकत्ता के मदरसे को सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बनाने का ये है कि भारत के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में मुगल रूल चल रहा है। ठीक है, मुगल रूल चलने का मतलब भारत की इस्लामिक शिक्षा को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा के आधार पर शासन चलता है। मतलब लोग पारसी में या उर्दू में या ऐसी भाषाओं के अंदर वहां पे बोला करते थे, बातचीत करते थे, या शासन की जो लैंग्वेज होती थी वो भी यही हुआ करती थी। पर्शियन भाषा को उपयोग में लिया जाता था। तो ये सबको सीखने के लिए इन्होंने एक मदरसे की स्थापना करी। तो जब मदरसा बना तो इस्लामिक शिक्षाओं को सीखने का मतलब ये है कि इस शिक्षाओं को सीखने का मतलब पहली चीज है शरीयत के लॉ को सीखना। तो अगर कलकत्ता मदरसे में किसी चीज को पढ़ाया जाता था तो पहली चीज शरीयत के लॉ को पढ़ाया जाता था। शरीयत का लॉ मतलब इस्लामिक कानून की मान्यताओं के आधार पर क्या बनाया गया, एक रूल रेगुलेशन बनाया गया। मतलब एक रेगुलेशन ऐसा कि इस्लाम के अंदर इन चीजों को पाबंदी से फॉलो करना चाहिए और कौन सी चीजों से बचना चाहिए, उसको लेके एक लॉ बना हुआ है। उसी को क्या बोला जाता है, शरीयत बोला जाता है। दूसरी चीज कुरान की स्टडी करना, तो कुरान के बारे में भी स्टडी करने के लिए मदरसे का फॉर्मेशन किया गया। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कलकत्ता मदरसे के अंदर ऐसा नहीं है कि इन्होंने भारतीयों के लिए ये मदरसा बनाया। भारत के अंदर खुद जरूर है, लेकिन ये मदरसा भारतीयों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। ये मदरसा ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनवाया था। वो इसके अंदर अपना एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर रहे थे। वो यहाँ पे खुद सीखना चाहते थे इन सारी चीजों को जो आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, इस्लामिक एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए इन्होंने कलकत्ता मदरसे की स्थापना भारत के अंदर करी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। 1784 के अंदर विलियम जोन्स के अंडर में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल के अंदर की गई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब बात की जा रही है तो ये है क्या, और इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को जब बनाया गया तो उसके दो ऑब्जेक्टिव या दो एम रखे गए। ठीक है, दो ऑब्जेक्टिव या दो एम रखे गए थे इसमें, और उन दोनों को मैं अंग्रेजी भाषा में बताता हूँ क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी भाषा में बहुत यूज होते हैं और इसी के फॉर्म में आ जाते हैं। पहला है ओरिएंटोलॉजी, ठीक है, हिंदी में भी मतलब बताऊंगा आपको, और दूसरा है इंडोलॉजी। ठीक है, अभी तक आप लोग ने जितना पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा, इतना ही पढ़ा होगा कि 1784 के अंदर विलियम जोन्स ने इस सोसाइटी की स्थापना करी। इसके आगे अभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसके आगे मैं बता रहा हूँ आपको। इसके आगे इस ऑब्जेक्टिव के साथ में इसको डेवलप किया गया था कि यहाँ पे दो तरीके की चीजों को सिखाया जाएगा, और वो दो तरीके की चीजों का जो अध्ययन होगा उसमें एक ओरिएंटोलॉजी है और एक इंडोलॉजी है।
ओरिएंटोलॉजी की अगर बात करें तो इसका मतलब है पूर्ण रूप से जो आपकी पूर्व की शिक्षा है उसका ग्रहण करना। पूर्व की शिक्षा का ग्रहण करने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग वेस्टर्न इलाके के अंदर देखें तो ब्रिटेन पड़ता है, और पूर्व के इलाके में कौन पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं, भारतीय लोग पढ़ते हैं, मतलब एशिया का इलाका पड़ता है। तो इस सोसाइटी की स्थापना भारत के अंदर की गई पूर्व की स्टडी करने के लिए। पूर्व की स्टडी करने का मतलब भारत की शिक्षाओं की या संस्कृति की स्टडी करने के लिए कि पास्ट में भारत किस तरीके का रहा होगा या इन्होंने किस तरीके के कल्चर को फॉलो किया होगा। ये तो हो गया ओरिएंटोलॉजी, मतलब पूर्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करने को ओरिएंटोलॉजी कहा जाता है। और पूर्व क्या? पूर्व दिशा की बात हो रही है, और पूर्व दिशा कहां से? इंग्लैंड से जब पूर्व दिशा को देखोगे तो वहां क्या दिखता है? भारत दिखाई देता है। तो इन्होंने ओरिएंटोलॉजी को यहाँ पे डेवलप करने के लिए काम किया। दूसरा इंडोलॉजी है। इंडोलॉजी का मतलब होता है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करना। ठीक है, क्या होता है इंडोलॉजी का मतलब? भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करना। तो भारत का प्राचीन इतिहास यहाँ से सीखने की कोशिश करी, मतलब यहाँ से गुप्ता के एरा के बारे में पता चलेगा, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन पता चलेगी, यहाँ से आर्यंस के बारे में पता चलेगा, और यहीं से मौर्य वगैरह के बारे में ये लोग स्टडी करेंगे। साउथ में किस तरीके की डायनेस्टी चलती थी ये सब बात करेंगे। तो इंडोलॉजी का मतलब था भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करना। मध्यकालीन तो ये लोग लगभग जानते ही थे, क्योंकि मुगलों का रोल इन लोग के सामने ही चल रहा है, तो सबकी स्टडी कर ही चुके हैं। तो इन्होंने क्या बोला? इंडोलॉजी स्टडी की जाए, मतलब भारत के अंदर वो ज्ञान लिया जाए जिसका आधार भारत की संस्कृति है ना। तो इंडोलॉजी को यहाँ पे सीखने के लिए कार्य किया गया। ओरिएंटोलॉजी का मतलब पूर्व के बारे में स्टडी करना, इंडोलॉजी का मतलब भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टडी करना। अब ये दोनों बातें लिख लो जल्दी से कॉपी के अंदर, बहुत टाइम लगाए बिना। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पहला इसमें टॉपिक डाल लो। वॉरेन हेस्टिंग का समय काल आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए लिख सकते हो कि ये याद रहेगा आपको, इतने समय से इतने समय तक वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा है। ठीक है, 72 से 85। उसके अंदर पहला इनके अंदर पॉइंट लिख लेना, कलकत्ता का मदरसा। ठीक है, कलकत्ता का मदरसा। कलकत्ता मदरसा इस्लामिक अध्ययन के लिए। आंसर राइटिंग वाले आंसर वापस नहीं मिल रहे। ऑफिस में पता क्या सब ऑफिस में जमा हो जा रहा है। हाँ, तो कल वाले आंसर चाहिए तो तुम्हें या पहले वाले सब रख लो। मैं हम लोग अभी तो क्लास के बाद भाग जाते तो तुम लोग आंसर नहीं मिल रहा है। अच्छा रुक जाना, आज मैं आंसर दूंगा, सारे आंसर लेके जाना। ठीक है, सब ऑफिस में आंसर रखे होते हैं, आप मान लिया करो मिल जाएगा। कुछ ही आंसर बचते हैं, वरना सारे आंसर चेक करके ही जाते हैं यहाँ से आप। ठीक है, और दूसरा पॉइंट तो लिख लो इसमें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल या बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जिसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव में लिख लेना पूर्व की स्टडी और साथ में भारत के प्राचीन इतिहास की स्टडी, ये दो चीजें लिख लेना। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी। पूर्व के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। पूर्व दिशा, दिशा जरूर लिख लेना कहीं, पूर्व का मतलब प्राचीन समझ जाओ, पूर्व दिशा की बात करें। इंडोलॉजी प्राचीन इतिहास के बारे में ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड जरूर लिख लेना, हिंदी अगर लिख लो ब्रैकेट में अंग्रेजी वर्ड जरूर लिख लेना। बहुत बार ये चीज हो रही है कुछ एग्जाम्स में लगातार कि वो हिंदी की शब्दावली नहीं देता है, सीधा ओरिएंटोलॉजी हिंदी में लिख देगा ओरिएंटोलॉजी। ठीक है, और फिर आप उसमें हो जाओगे कंफ्यूज कि ओरिएंटोलॉजी का मतलब क्या है। तो वो कुछ एग्जाम को टफ बनाने के लिए ऐसी कुछ चीजें कर रहा है ना। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखिए, उन शब्दों को जरूर नोट कर लिया करें। ठीक है, हो गया ये डन, आगे बढ़। इसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस।
देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय काल इनके बाद ही शुरू हो जाता है, 86 से लेकर 93 तक का समय काल लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में यहीं पे एक बात लिख देता हूं मैं कि इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, जिन सिविल सेवाओं की आप तैयारी कर रहे हो उसका इन्हें पिता बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज के बारे में जो भी चीजें इजाद की गई या लाई गई या उसको परमानेंट करने का काम किया गया तो वो इनके समय काल में ही किया गया। ऐसा वॉरेन हेस्टिंग ने भी किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने भारत के अंदर सिविल सेवाओं का प्रारंभ किया था। ठीक है, सिविल सेवाओं को प्रारंभ करने वाले तो वॉरेन हेस्टिंग थे, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा। ये अगले गवर्नर है जिन्होंने सिविल सेवाओं को परमानेंट कर दिया भारत के अंदर, जो आज तक चली आई, और वो सेवाओं को कभी खत्म नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि सिविल सेवाओं को लेकर जो भी बातचीत यहाँ पे चल रही है वो बातचीत अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए चल रही है, सिर्फ ब्रिटिशर्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए चल रही है। भारतीयों का अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? ब्रिटिशर्स को वहां से बुलाया जाता था और उनका अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, चलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। संस्कृत कॉलेज को जोनाथन डंकन ने बनवाया था। और संस्कृत कॉलेज को कहाँ बनवाया गया होगा? कोई लॉजिक लगा सकते हैं? बनारस के अंदर। वेरी गुड। देखिए बनारस के अंदर इसको बनवाने के पीछे लॉजिक है, बनारस के अंदर संस्कृत का भंडार, मतलब वहां पे अगर संस्कृति बेसिकली कल्चर देखा जाए तो वो हिंदू कल्चर से इंस्पायर रीजन है ना। और वहां पे कहीं ना कहीं देवी देवताओं की भूमि का नाम उसको दिया जाता था, तो लोग उसको उसी फॉर्म में देखा करते थे। तो इन्होंने इतना तो आइडियोलॉजी अपनी दिमाग में सेट कर ली थी कि ऐसी चीजों की स्थापना ऐसी जगह पे ही की जाए जहां पे ऐसी चीजों का ज्ञान ज्यादा मिल पाए। जैसे अभी आपने मदरसा देखा, कलकत्ता में खुला था और कलकत्ता में मेजोरिटी मुस्लिम्स की थी वहां पे, तो मदरसे को ऐसी जगह खोलो जहां पे इजी एक्सेस हो जाए एजुकेशन की, है ना। अब यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली है तो कहाँ खोल रहे हैं? बनारस के अंदर खोल रहे हैं। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका है कि कल को आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी याद रहेगा कि वो बनारस में ही है ना, उसको आप कलकत्ता में नहीं लगा के आओगे। ठीक, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी की जब स्थापना की गई बनारस के अंदर, तो यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टडी ऑफ वेदास, उपनिषद, ठीक है, और कुछ काव्य या काव्य रचनाओं की भी डिस्कशन किया जाता था। काव्य रचनाओं की जब मैं बात करता हूं तो महाभारत या आपके दिमाग में रामायण आ जाता है। ठीक है, तो ये जब भी ऐसी कुछ रिलीजियस टेक्स्ट का डिस्कशन होता था, वो रिलीजियस टेक्स्ट का डिस्कशन कहाँ पे कराया गया? संस्कृत यूनिवर्सिटी में कराया गया। और इसी को साथ में यहाँ पे और भी एडिशन किया गया था, जो आप इंडोलॉजी का पार्ट अभी पीछे देख के आए हो एशियाटिक सोसाइटी में, उसी इंडोलॉजी को यहाँ पे भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया के रिलीजन की या रिलीजियस टेक्स्ट की किताबों को पढ़ा देना जो हिंदू धर्म से रिलेट करती है, और साथ साथ में कुछ भारत के प्राचीन इतिहास की सभ्यताओं को पढ़ा देना, वो कहाँ होता था? संस्कृत कॉलेज के अंदर होता था। तो देखिए शिक्षा का जो विस्तार भारत के अंदर शुरू हुआ था, वो ब्रिटिशर्स ने नो डाउट अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए शुरू किया था, है ना, सेल्फ प्रॉफिट के लिए शुरू किया। अभी आगे देखते हैं कैसे भारतीयों ने इनको उपयोग में ले आए। अभी फिलहाल ये अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो कॉलेज की स्थापना भी इसीलिए हुई। अगला मैंने आपको बताया भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ करने का मतलब है यहाँ पे इन्होंने सिविल सेवाओं को परमानेंट बना दिया था या फिर स्थायी बना दिया था। सिविल सेवाओं को स्थायी बनाने वाले व्यक्ति हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इससे पहले भारत में सिविल सेवाओं का इजाद हो चुका है। कौन लाया है? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन इस सर्विसेज को परमानेंट बनाने में योगदान किसका है? वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो सिविल सेवाओं को परमानेंट करने के लिए इन्होंने भारत के अंदर अपना योगदान दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारतीय शिक्षा के विस्तार में इतना ही योगदान है जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी लिख लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख लो जल्दी से, साथ में लिखते हो तो भूल जाया करोगे, दिमाग और सारा का सारा फोकस सुनने पे लगाया करो, इसलिए मैं टाइम देता हूँ बाद में लिखने का, है ना। साथ में लिखते चलोगे तो फिर जो बोल रहा हूँ वो चीजें दिमाग में नहीं जाएंगी। ठीक, इसलिए 2 मिनट या 1 मिनट का समय बाद में ले लिया करो मुझसे और लिख लिया करो चीजों को। इसलिए इतना पार्ट्स में लिखाता चल रहा हूँ, इकट्ठा नहीं लिखा रहा हूँ कि आप लोग पीछे का बोलते चलो। इसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 1805। ठीक है, 1798 से 1805 कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना हो रही है 1800 ईस्वी में इनके समय काल में, जिसको फोर्ट विलियम कॉलेज बोला जाता है।
ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज, और इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, कलकत्ता के अंदर हो रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज को स्थापित किया गया था आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, या फिर आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज की स्थापना की गई है जिसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर 2 भाषाओं का ज्ञान भी दिया जाता था, अलग से 2 भाषाओं के बारे में लोग स्टडी भी करते थे। वो 2 भाषाएं कौन सी होंगी जिसके बारे में ये लोग पढ़ना चाहते हैं, कौन बचेगा? एक संस्कृत हो सकती है, संस्कृत का ज्ञान लेना चाहते होंगे, और एक फारसी हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड, फारसी हो सकती है। ठीक है, 2 भाषाएं इंपॉर्टेंट है इस समय इनके लिए सीखना। एक तो संस्कृत है, संस्कृत का ज्ञान इसलिए लेंगे क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म की शिक्षाओं को लेना है, उन ग्रंथों की स्टडी करना है, उन ग्रंथों के बारे में पढ़ना है, तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं। और दूसरा क्या है, पर्शियन लैंग्वेज या फारसी भाषा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उस फारसी भाषा का भी ज्ञान लेना। तो ये फारसी भाषा का भी ज्ञान लेते थे यहाँ पे, और संस्कृत का। फारसी का क्यों लेते थे, क्योंकि जितने भी मुस्लिम रिलीजियस बुक्स थी इस समय सबका ट्रांसलेशन होके वो फारसी में बन चुकी थी, क्योंकि मुगलों ने सबका ट्रांसलेशन फारसी में करा दिया था, क्योंकि बोलचाल और प्रशासनिक इकाइयों की हर भाषा कौन सी थी, फारसी ही हुआ करती थी। तो वो लोग फारसी भाषा में इन सारी चीजों को पढ़ाया करते थे। तो यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि संस्कृत और पर्शियन को सीखना बहुत जरूरी है। अब होता क्या था, ये एक ट्रांसलेशन कॉलेज था कह सकते हो आप, जिसको हिंदी से ट्रांसलेट करके संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। मतलब हिंदी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन कराई जाती थी इसमें, संस्कृत में इसका ज्ञान दिया जा रहा है, और इधर दूसरी तरफ उर्दू भाषा को ट्रांसलेट करके पर्शियन भाषा में पढ़ाया जाता था। और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इस कॉलेज में एक अलग खुला था, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, जो हिंदी की तमाम भाषाओं को ट्रांसलेट करके किसमें पढ़ाता था, संस्कृत में, और उर्दू की तमाम चीजों को ट्रांसलेट करके पर्शियन भाषा में पढ़ाया करता था। ठीक है, अब इनके बारे में लिख लो, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल लिख लिया ना, तो कार्यकाल आपको सबके याद होते चलेंगे साथ साथ में, 98 से लेकर 1805। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर मॉडर्न एजुकेशन या आधुनिक शिक्षा के ऊपर जोर देना, आधुनिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर लिख लेना, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट या अनुवाद विभाग इसके अंदर बना था, अनुवाद विभाग इसके अंदर बना था। वो अनुवाद विभाग हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद सिखाता था। हिंदी से संस्कृत भाषा में, और दूसरा उर्दू से पर्शियन भाषा, ठीक है, या फारसी। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा की अभी तक जितनी भी प्रणाली आप लोग ने यहाँ तक पढ़ी इन गवर्नर्स के दौर में, ये सारी की सारी शिक्षा की प्रणाली एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से ब्रिटिशर्स अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं और भारत की उस संस्कृति को सीखना चाहते हैं जिससे वो भारत के ऊपर आगे रूल कर सके। ठीक है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इसके ज्यादा हमें कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक, आगे से पूरा का पूरा माहौल बदलेगा, वो बदलेगा 1813 से। ठीक है, 1813 से ये माहौल कैसे बदला, जब आए लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वन का कार्यकाल 7 से 13 तक का है, और इनके कार्यकाल में शिक्षा के मॉड्यूल्स में परिवर्तन होना शुरू हो गया। और वो शिक्षा के मॉड्यूल में परिवर्तन सबसे बेसिक बेसिस पे देखा गया तो वो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के अंदर आया था। इस चार्टर अधिनियम की पहली थोड़ी बहुत बात हम लोग कर भी चुके, और इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इसके लॉज एंड रेगुलेशंस की कुछ बात करेंगे। अभी फिलहाल चार्टर अधिनियम के अंदर एक बेसिक चीज ये बता दूं कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर कुछ अधिनियम या कुछ एक्ट पारित करने शुरू कर दिए थे। वो क्या करना चाहते थे, भारत की शिक्षा नीतियों के साथ साथ में प्रशासनिक इकाइयों में भी परिवर्तन करना चाहते थे। और ये एक्ट और अधिनियम वो कहाँ पे लाते थे, जो हिस्सा उनके कंट्रोल में अभी तक आ चुका था। ठीक है, जैसे उन्होंने बंगाल को जीत लिया था, जैसे उन्होंने मैसूर को जीत लिया था, अवध पे लगभग कंट्रोल उनका था, हैदराबाद पे कंट्रोल उनका था, या लगभग ब्रिटिश इंडिया का जो पार्ट, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मैसूर वगैरह, वो सब इनका अब पॉलिटिकल पार्ट है। तो ऐसे हिस्सों में ये अपने कानून अधिनियम लाते थे और लाके पारित करवाया करते थे, और वो सारे उन्हीं इलाकों में पारित होते थे जिन इलाकों में इनका रूल होता था। ऐसा नहीं है संपूर्ण इंडिया के अंदर ये पारित हो रहा होगा। अभी 1813 के अंदर ये अधिनियम पंजाब में पारित नहीं हुआ,
ठीक है। क्यों नहीं हुआ होगा पंजाब में? क्योंकि पंजाब अभी तक ये लोग जीत नहीं पाए। तो जो हिस्सा इन्होंने अभी नहीं जीता है उस हिस्से के ऊपर ये अभी अपना अधिनियम पारित नहीं कर सकते। तो ऐसे हिस्सों के लिए अधिनियम पारित करते थे जिन हिस्सों को ये लोग जीत चुके हैं, ठीक है। तो 1813 का अधिनियम जब पारित किया गया तो इस अधिनियम के अंदर, बस शिक्षा से रिलेटेड हम लोग बातें कर रहे हैं तो सिर्फ शिक्षा की ही बात करेंगे। इस अधिनियम के अंदर एक रिवॉल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। वो क्रांति ये थी कि भारतीय शिक्षा के ऊपर अब जोर दिया जाएगा, भारतीयों की शिक्षा के ऊपर अब जोर दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा या भारतीयों की शिक्षा के ऊपर जोर इससे पूर्व में कभी दिया ही नहीं गया। अभी तक तो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने मुनाफे या फायदे के लिए शिक्षा को लेना चाहते थे। अब इन्होंने क्या करा? भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये मेजर परिवर्तन ने आगे क्या करा? 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए पर एनम, मतलब सालाना 1 लाख रुपए सालाना अलॉट कर दिया भारतीय शिक्षा के प्रमोशन के लिए। मतलब भारत की शिक्षा के लिए एक बजट पास हो गया, 1 लाख रुपए सालाना भारत की शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा, भारत की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए खर्च किया जाएगा। तो कोई मुझे अब ये बताओ कि अचानक से ब्रिटिशर्स जो अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहे थे, अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो इतना ध्यान दे रहे थे, अचानक से इनकी बुद्धि घूम क्यों गई और ये भारतीय शिक्षा को क्यों प्रमोट करना चाहते हैं? अब भारतीयों को क्यों शिक्षित करना चाहते हैं? क्या कारण है? शासन में भारतीय सहायता करेंगे, हाँ, जब शिक्षित हो जाएंगे। और कुछ? हाँ, पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करना। और भारतीय जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तो पश्चिमी शिक्षा नहीं सीख सकते, है ना? अच्छा, ठीक है। और कोई पॉइंट देना चाहेगा? क्लास में बैठे हुए 50 बच्चों में से 5 पॉइंट तो आने चाहिए ना। कोई और? अचानक से इनके दिमाग में ये बात क्यों आ गई होगी कि भारतीयों को शिक्षित कर देते हैं, भारतीयों को शिक्षित करना जरूरी है। और ये बात तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि इसके अंदर इनका कोई ना कोई लालच होगा। बिना लालच के तो ब्रिटिशर्स ने कोई कार्य किया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भारतीयों को बहुत शिक्षित करना चाहते थे, भारतीयों के लिए बहुत ही सामाजिक कार्य करने शुरू कर दिए थे इन्होंने, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ ना कुछ तो लालसा होगी। उन लालसाओं को अगर आप थोड़ा बहुत जज कर पा रहे हो, उस समय में पहुंच के थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए कि 1813 में भारतीय लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देना क्यों शुरू कर दिया, क्या कारण था? हाँ, कुछ पुराने छात्र संज्ञान डाले। अच्छा, ठीक है। हाँ, इससे एक पॉइंट ये बन सकता है, इससे एक पॉइंट ये बन सकता है, जैसा इन्होंने बोला कि उस समय में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक ग्रुप था, वो ग्रुप कहीं ना कहीं आधुनिक शिक्षा पे जोर दे रहा था। तो वो आधुनिक शिक्षा पे जोर देने की वजह से इन्होंने भारत के अंदर भारतीयों को शिक्षित करना शुरू कर दिया होगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भारत के अंदर जितने भी भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन थे, वो अभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं हर कोई टारगेट कर रहा है। मैंने सारे आंदोलन पढ़ा दिया आपको, आपने देखा ब्रिटिशर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स को जब लगातार टारगेट किया जा रहा है तो ब्रिटिशर्स के पास में इस समय एक ही चीज थी, वो थी शिक्षा के सुधार कर देना। अगर वो शिक्षा में सुधार, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर सुधार करना इस समय उनके लिए पूर्ण रूप से असंभव था, क्योंकि अभी मुगल रूल है ना, और मुगलों का कहीं ना कहीं वर्चस्व थोड़ा बहुत बचा बचाया, डिक्लाइनेशन जरूर है, लेकिन रूल तो ऑफिशियली अभी उन्हीं के हाथ में। तो ये क्या कर सकते थे, भारत में शिक्षा के मॉड्यूल में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर, जिससे वो उस क्लास को अपने फेवर में लेना चाहते थे जो क्लास इनके अपोज में है। जैसे राजा राम मोहन राय इनके अपोज में है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके अपोज में है। शुरुआती दौर में गांधी जी को भी देखा था हमने आगे कि गांधी जी का भी कहीं ना कहीं फेवर ब्रिटिशर्स की तरफ दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि गांधी जी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जितने भी ये सारे लोग हैं, ये सब भारतीय शिक्षा को बढ़ता हुआ आगे देख रहे थे, है ना। तो इस वजह से इन सबको लगा कि ब्रिटिशर्स को चलो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि भारतीय शिक्षा में इस बहाने कम से कम बढ़ावा मिल रहा है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि हाँ, इन्होंने इस समय में ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि ये भारत का एक वर्ग अपनी तरफ मिलाना चाहते थे जो इनका साथ दे, इनको रोल आगे बढ़ाने में, है ना। एक कारण ये भी हो सकता है। 2 कारण तुम लोग ने बताया अभी, जैसा पीछे बताया, ठीक है, वो कारण भी आप सबको बता देते। ये कारण तो ये रहा होगा
कि जब भी इन्होंने भारतीय शिक्षा को या भारतीयों को शिक्षित करने की कोशिश की होगी तो इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि भारतीयों को अब प्रशासनिक या फिर ऐसे कुछ पदों के ऊपर अपॉइंट किया जाए जिन पदों के लिए हम भारत से बाहर से किसी लोगों को नहीं बुला सकते। भारत के बाहर से लोगों को बुलाने का मतलब है 20,000 रुपए की आप सैलरी डिसाइड करोगे अगर उनकी, तो 20,000 रुपए तो वो अपना रहने खाने पीने का खर्चा ही बताने लगेगा, उसके लिए वो 20,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेगा। भारतीयों को वही 10,000 रुपए में भी अगर आप जॉब प्रोवाइड कर दोगे तो भारतीय 10,000 में भी करने के लिए तैयार है। तो भारत का एक ऐसा क्लास तैयार करो पढ़ा लिखा के जिसको प्रशासनिक पदों के ऊपर बैठाया जा सके। तो एक तो इनकी ये लालसा थी कि भारतीयों को प्रशासनिक पदों पे बैठा दिया जाएगा अगर भारतीय थोड़े बहुत शिक्षित हो जाएंगे। एक पॉइंट और आपने बताया वो ये था कि पश्चिमीकरण के इतिहास को जानना। भारतीय शिक्षा प्राप्त अगर करेंगे और मॉडर्न एजुकेशन अगर इनको दिया जाएगा तो जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके बारे में ये लोग जानना शुरू करेंगे। अब मैं आपको अगर लगातार ग्लोरीफाई करता रहूं, अशोका के बारे में पढ़ाता रहूं लगातार, तो एक दिन होगा कि आप अशोका के कट्टर भक्त बन जाओगे कि भाई अशोका से अच्छा तो कुछ नहीं था, है ना। या फिर मैं आपको अकबर के बारे में पढ़ाता रहूं तो आपको लगेगा अकबर से अच्छा कुछ था ही नहीं। तो आप कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को प्रेज करना शुरू कर दोगे। और इन्होंने क्या करा, वही काम किया। अपने यहाँ के जितने भी प्रिंस थे, जितनी भी क्वीन थी, उनके बारे में ज्यादा प्रेज करना शुरू कर दिया, उनकी स्ट्रगल को बताना शुरू कर दिया। तो जब वो सब चीजें पढ़ाएगी तो भारतीय कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इमोशन उनके लिए अपने मन में डेवलप कर लेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, भारतीय अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो शिक्षित वर्ग है वो तो कम से कम अपोज नहीं करेगा। और ऐसा 1857 में हमने देखा। 1857 में शिक्षित वर्ग दूर रहा था ना पूरे के पूरे आंदोलन से। क्यों दूर रहा? क्योंकि वो इन सब लड़ाई झगड़ों में इसलिए नहीं उलझना चाहता था। उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत के बाहर के जो लोग हैं वो भी गलत नहीं है, वो भारत के अंदर अगर आके, क्योंकि ये गलत क्यों नहीं बोल रहे उनको, अब ये उनकी शिक्षा ग्रहण कर चुके, अब ये उनकी प्रेजिंग पढ़ चुके, उनकी तारीफें पढ़ चुके, तो इनको वो भी गलत नहीं लग रहा है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन की गई है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम सिर्फ इस वजह से लाया गया था कि भारतीयों को शिक्षित करना, और उसके पीछे मैंने आपको कारण बता दिए कि ये कारण जिम्मेदार थे। इसको लिख लो जल्दी से अपनी कॉपी में। लॉर्ड मिंटो 1 1807 से 13, इसके अंदर एक पॉइंट लिख लो, 13 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 13 का चार्टर अधिनियम। और 13 का चार्टर अधिनियम उसमें क्या करा था, 1 लाख रुपए सालाना भारतीय शिक्षा के लिए एलोकेट कर दिया। 1 लाख रुपए सालाना भारतीय शिक्षा के लिए एलोकेट कर दिया गया। और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव को भी मेंशन करो। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए इसमें पॉइंट के फॉर्म में, पहला मेंशन करिए। 3 ऑब्जेक्टिव थे, पहला पॉइंट मेंशन करिए। प्रशासनिक पदों पर, या ऐसा लिखना निम्न प्रशासनिक पदों पर, ठीक है, निम्न मतलब नीचे के प्रशासनिक पदों पर, निम्न प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भर्ती करना। निम्न प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की भर्ती करना। दूसरा पॉइंट, भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा का, भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा का बीज बोना। भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा का बीज बोना। भारतीय, अगला पॉइंट, भारतीय शिक्षित वर्ग को, भारतीय शिक्षित वर्ग को भारतीय शिक्षित वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा, भारतीय शिक्षित वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए मनाना, करने के लिए मनाना। तो उसमें तत्कालीन धर्म प्रचारक रहे होंगे और उसका विरोध किया होगा। हाँ बिल्कुल कर भी रहे थे उसको।
कई सारे लोग उस समय विरोध भी तो कर रहे थे, और जैसे राजा राम मोहन राय शुरुआती दौर में विरोध भी करते हैं, बाद में फेवर करते हुए दिखाई देते हैं। दादा भाई नौरोजी तो काफ़ी समय तक विरोध करते रहे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू में विरोध करा, बाद में सपोर्ट किया सिर्फ शिक्षा प्रणाली को। शिक्षा प्रणाली को सपोर्ट मिलेगा, बाकी ये जो भी सुधार या जो भी चेंज करने की कोशिश करेंगे उसमें समर्थन नहीं दिया जाएगा। ऐसी चीज़ प्रशासनिक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा। बाद में भारतीय पदों में जो प्रशासनिक पदों पर जाके बैठने लगे, उच्च पदों पे नहीं, इसलिए निम्न पदों पर बैठाया जाता था। अब वो निम्न पदों में जो भी अपने लेवल पे इम्प्रूवमेंट कर पाते थे वो भारतीय के फेवर में करते थे, तो उससे हाँ नो डाउट एक परिवर्तन आया। हाँ 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 बिल्कुल। अगला पॉइंट देखिए इसके अंदर, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग की बात हो रही है। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पे इसके बाद में एक नया सुधार लेके आए, जिनका 13 से लेकर 23 तक का कार्यकाल। ठीक है, और 13 से 23 के कार्यकाल के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई थी। इस डिबेट के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इस डिबेट का वर्णन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद में चीज़ों को देखें। देखिए, जिस डिबेट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो चर्चा यहाँ पे शुरू हो गई थी या मंथन यहाँ पे शुरू हो गया था, ये वो समय है जहाँ से भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। और उस परिवर्तन की चर्चा करने से पहले ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़रूरी है कि इस समय भारत की शिक्षा प्रणाली किस तरीके की थी और वहाँ क्या डिबेट शुरू हो गई। यहाँ जो डिबेट शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी माध्यम को लेकर। ठीक है, कि शिक्षा का माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक, शिक्षा का माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए उसको लेकर डिबेट शुरू हो गए। दो ही माध्यम हो सकते थे, एक माध्यम हो सकता था वर्नाकुलर और एक हो सकता था इंग्लिश। ठीक, वर्नाकुलर की जब बात करें हम लोग तो इसको बोला जाता है लोकल भाषाएं। लोकल भाषाओं का मतलब हिंदी भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो वर्नाकुलर भाषाओं में लोगों को शिक्षा देनी है या फिर अंग्रेजी शिक्षा देनी है उन लोगों को, इसको लेके एक डिबेट शुरू हो गई। ठीक है, इस डिबेट के शुरू होने का कारण ब्रिटिशर्स और भारतीय नहीं थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशर्स इसको लाने वाले जरूर थे, वो कहते जरूर थे कि भारत में जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। वो इस बात को प्रमोट जरूर करते थे, क्योंकि उनका लॉजिक क्या था, उनका मानना यह था अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने का मतलब है भारतीयों को अंग्रेजी की तरफ मोल्ड कर देना और इंग्लैंड का कहीं ना कहीं एक औपनिवेश बना के तैयार कर लेना। तो वो अंग्रेजी भाषा में हर एक चीज कराना चाहते थे उनसे। ठीक है, और वर्नाकुलर भाषाओं का मतलब है भारतीय तो इसमें ही शिक्षा लेने के पूरी तरीके से पक्ष में होना चाहिए और इसी में शिक्षा लेते थे। लेकिन ये डिबेट शुरू हुई है दो भारतीय पक्ष के बीच में, दोनों इंडियंस। ठीक है, ये पक्ष जो हैं दोनों इंडियंस हैं और इंडियन पक्ष के बीच में एक डिबेट शुरू हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक मंशा अपनी जाहिर यहाँ पे ये कर दी थी कि वो भारतीयों को अंग्रेज बना के ही छोड़ेंगे, है ना। भारतीयों को अंग्रेज बना के ही छोड़ेंगे, या तो गुलाम बना लेंगे या फिर अपने जैसा बना लेंगे, दो ही काम वो यहाँ पे करना चाहते थे। ठीक, तो जब भी उन्होंने इंडियंस ने यहाँ पे डिबेट एक आपस में स्टार्ट करी, इन दो इंडियंस में एक पक्ष ऐसा था बोलता था जब आपको आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी है, मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करना है तो उसको अंग्रेजी भाषा में ही प्राप्त किया जाए। एक ने बोला आधुनिक शिक्षा प्राप्त करनी ही है अगर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में करो, वर्नाकुलर भी उसके लिए लैंग्वेज है, उसमें भी कराया जा सकता है, क्योंकि वर्नाकुलर भाषा हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखेगी। ये मत था भारतीयों का। लेकिन कुछ मत के ऐसे भी लोग थे मॉडर्न एजुकेशन को इंग्लिश में इसलिए प्रमोट करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना यह था कि मॉडर्न एजुकेशन आपकी इंग्लिश भाषा में ही अवेलेबल है। अगर आप वर्नाकुलर भाषाओं में लैंग्वेजेस के आधार पर सीखने की शुरुआत करोगे तो वर्नाकुलर भाषाओं में आपको साइंस नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि उस समय साइंस का कोई ऐसा ट्रांसलेशन बंगाली में, उर्दू में या हिंदी भाषा में नहीं मिलता था। आज के समय में भी डिग्री कोर्सेज में ज्यादातर टेक्निकल में देख के लो अंग्रेजी भाषा ही प्रयोग होती है। बहुत कम होती है कि आपको हिंदी भाषा के अंदर डिग्री मिल जाए बीटेक की,
है ना? ऐसा नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलेगा, अगर ऐसा होगा एक आध कॉलेज मिल जाएंगे, ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा में होता है ऐसा। तो उस समय में सोचो, वो तो बहुत पुराना समय है, प्रेस का विकास हो रहा है अभी तो धीरे धीरे, तो उस समय में अंग्रेजी भाषा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे मिल सकती है? टेक्नोलॉजी से दूर रह जाएगा इंसान। यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी थी। तो इस समय इस वर्ग के लोग जो प्रमोट कर रहे थे वो अंग्रेजी भाषा को इसलिए प्रमोट कर रहे थे क्योंकि उनका मत ये था कि भारतीय लोग टेक्निकली भी एडवांस होने चाहिए। ठीक है, ये पक्ष भी गलत नहीं है अगर आप इसको देखोगे अपने तरीके से। और दूसरा पक्ष यहाँ पे देखोगे, जो वर्नाकुलर प्रमोशन करना चाह रहा है, लोकल भाषाओं का प्रमोशन करना चाह रहा है, उसको डर है अपनी संस्कृति का। उसको ये डर है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान देना इन लोग को शुरू कर दिया, वो नॉलेज इन लोग को देना शुरू कर दी, तो धीरे धीरे भारतीय अपना रंग रूप सब बदल के किसमें होते चले जाएंगे, अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी कल्चर में पूरा चेंज होते चले जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था इसके पीछे। ठीक है, तो ये दोनों के आपस की जो डिबेट है, ये डिबेट उस 1813 के दौरान शुरू हो गई थी जब शिक्षा को लेकर भारत में बढ़ावा देने की बात हुई। ठीक, तो ये डिबेट यहाँ पे स्टार्ट ही क्यों हुई? इसका बीज बोने वाले भी अंग्रेजी हैं। उन्होंने इसका बीज कैसे बोया था? उन्होंने क्या करा, अगर आपको किसी भी चीज के अंदर प्रॉब्लम निकालनी है, मतलब किसी भी चीज को खत्म करना है, तो क्या कर सकते हो आप? उसकी प्रॉब्लम या फिर नेगेटिविटी निकाल सकते हो और उसके बहुत सारे नेगेटिव बिंदु बता दो, नकारात्मक पहलू बता दो, तो लोग खुद ना खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो नकारात्मक बिंदुओं के ऊपर इन्होंने भारतीयों को जोर देना शुरू किया। बोले कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम मॉडर्न एजुकेशन से इन सारी कमियों को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक डिबेट शुरू हो गई है। इसको दिमाग में रखते हुए अब देखो नकारात्मक बिंदु इन्होंने क्या क्या बताए। थोड़ी देर में आप लोग खुद कहने लगोगे कि हाँ सर सही तो कह रहे हैं, अंग्रेजी में भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, है ना? जो अभी आप लोग को सबको बैठे हुए लग रहा होगा कि नहीं हमारी भाषा में ही हमें शिक्षा मिलती तो अच्छा होता। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अभी पलटना शुरू हो जाएगा नकारात्मक बिंदु देखते ही। हुआ क्या कि भारतीय शिक्षा को जब हम लोग बात करते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मैंने दो पार्ट में आपको पहले डिवाइड करके बताया था। एक था हिंदू एजुकेशन सिस्टम और एक था मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। इन दो एजुकेशन सिस्टम के अंदर हिंदू एजुकेशन ऑफ सिस्टम में पाठशाला और गुरुकुल दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते थे जो शिक्षा प्रोवाइड किया करते थे। ठीक है, और यहाँ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में दो तरीके के एजुकेशन सिस्टम होते थे जो शिक्षा देते थे। एक होता था मकतब और एक होता था मदरसा। यहाँ तक क्लियर? ये एजुकेशन सिस्टम भारत में चलता था अभी तक जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ठीक, एक हिंदू एजुकेशन सिस्टम और एक मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम। हिंदू एजुकेशन सिस्टम में पाठशाला की जब भी बात हो रही है तो ये प्राइमरी एजुकेशन को देने के लिए काम करते थे, मतलब प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है सारी की सारी पाठशालाओं में। और गुरुकुल के अंदर सारी हायर एजुकेशन की बात हो रही है, मतलब उच्च शिक्षा की बात किसमें होती थी? गुरुकुल से अंदर होती थी। ये शिक्षा प्रणाली यहाँ की थी। यहाँ पे बात करें मकतब के अंदर प्राइमरी एजुकेशन है और मदरसा के अंदर हायर एजुकेशन है। ये शिक्षा प्रणाली थी अभी तक भारतीय शिक्षा के अंदर। ठीक, अब देखो कमियां क्या है। कमियां ये है कि जब पाठशाला की बात हो रही है हिंदू एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो हिंदू एजुकेशन सिस्टम के अंदर पाठशाला के अंदर फीमेल या विमेन का एजुकेशन लेना प्रतिबंधित है। महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती, इसके ऊपर रोक लगी हुई। ठीक है, महिलाएं शिक्षा नहीं ले सकती। एक नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर यह था कि जो भी निम्न जाति के हैं या लोअर कास्ट के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, लोअर कास्ट के लोग हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये था। ठीक, तीसरा नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर ये था कि एजुकेशन जो लोग भी प्राप्त करने आते थे उन लोगों को गुरुकुल या फिर प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपनी सामाजिक गतिविधियों को रोक देना होता था, मतलब समाज से अपने आप को काट लेना होता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक जो उसके अंदर व्याख्यान दिखता है वो दिखता है बायकॉट ऑफ सोशल स्टेटस। ठीक है, या सामाजिक जो भी आपके पहलू हैं उन सारी चीजों से अपने आप को दरकिनार कर लेना। ठीक, ये होगी इसकी नेगेटिव पॉइंट्स। एक नेगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर अब इधर आ जाते हैं गुरुकुल के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम है। हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षा ले सकते हैं और दूसरी जातियों के ऊपर शिक्षा लेने के ऊपर बैन था। सिर्फ ब्राह्मण शिक्षा यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर शिक्षा यहाँ पे लेगा भी कोई व्यक्ति तो सिर्फ और सिर्फ उसको प्राचीन इतिहास ही पढ़ाया जाता था।
क्या पढ़ाया जाता था? प्राचीन इतिहास। मॉडर्न एजुकेशन उसको नहीं दिया जाता था उस समय का, या मेडिवल शिक्षा के बारे में नहीं बताया जाता था। यहाँ सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे, या आपके आर्यंस के बारे में पढ़ा दे रहे थे, गुप्ता मौर्य के बारे में पढ़ा दे रहे थे, या फिर चोला चेरा पांड्यास के बारे में, ये सब पढ़ा दे रहे थे। लेकिन जहाँ से मुस्लिम काल शुरू होता था वो शिक्षा को यहाँ से हटा दिया गया था। तो यहाँ के लोग अपने सिलेबस में ही नहीं अपडेटेड थे, वो सिर्फ प्राचीन शिक्षा को पढ़ा करते थे। इतनी सारी कमियां तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू एजुकेशन सिस्टम में। ठीक, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, यहाँ पे मकतब के अंदर गर्ल्स को एजुकेशन अलाउ तो था, लेकिन गर्ल्स जब बालिग हो जाती थी, बालिग होने के बाद में उनके एजुकेशन के ऊपर रोक लगा दी जाती थी, उनके एजुकेशन को रोक दिया जाता था, उन्हें बंद कर दिया जाता था कि वो एजुकेशन नहीं ले सकते। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये था कि यहाँ का भी जो सिलेबस था एजुकेशन के आधार पर, इन्होंने बोला कि हम प्राचीन नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, बोले हम प्राचीन नहीं पढ़ाएंगे। ये लोग क्या पढ़ाएंगे? ये लोग सिर्फ मध्यकालीन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ मध्यकालीन पढ़ाएंगे। तो मध्यकालीन का सिलेबस इनका शुरू ही होता था मोहम्मद बिन कासिम से, और मोहम्मद बिन कासिम से लेके ये मुगलों तक पढ़ते रहते थे, और इनकी प्राचीन शिक्षा से कोई लेन देन नहीं थी। प्राचीन शिक्षा के बारे में इनको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है। यहाँ पे भी एजुकेशन को जो प्रमोट किया जाता था वो मेल में ज्यादा किया जाता था, फीमेल में एजुकेशन सिस्टम को नहीं प्रमोट किया जाता। अब यहाँ कास्ट वैरायटी तो है नहीं मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में, तो कास्ट के बेसिस पे रोकथाम नहीं थी, कोई भी आगे शिक्षा ले सकता था, लेकिन कास्ट सिस्टम नहीं था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम उसका डिवीजन नहीं कर सकते। लेकिन कमी तो यहाँ भी देखने को मिली कि सिलेबस को अपडेट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ प्राचीन शिक्षा ही मध्यकालीन शिक्षा बताई जा रही है, प्राचीन से दूर रखा गया उन लोगों को, और साथ ही साथ में यहाँ पे सिर्फ मेल को एम्फसाइज किया जाता था कि वो शिक्षा प्रणाली ले। ठीक है। महिलाओं में भी अगर छोटी बच्चियां शिक्षा लेने जाती थी तो उनके ऊपर पर्दा प्रथा जैसी चीजें रेगुलेट कराई जाती थी। ठीक। अब इतनी सारी कमियां जब हमको एजुकेशन सिस्टम में हमारे सामने रखी जाएंगी तो हमारे मन में तो यही आएगा इन शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। यही तो आएगा। आप भी नहीं चाहोगे ना कि कास्ट के बेसिस पे कभी शिक्षा दी जाए, नहीं चाहोगे। आप भी नहीं चाहोगे कि शिक्षा को कभी मेल या फीमेल के बेसिस पे दिया जाए। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। आप भी नहीं चाहोगे कि आपको सिलेबस का सिर्फ एक ही पार्ट बताया जाए। आप भी चाहोगे ना पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाए, जो भी हमारा इतिहास रहा उसके बारे में तो हमें पढ़ाया जाए, है ना। तो ये यहाँ पे इस एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा दोष था। इस दोष को अंग्रेज भारतीय सभ्यता के अंदर या भारतीय लोगों के अंदर सही से रखने में सफल हो। ठीक है। जब उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स को राजा राम मोहन राय के सामने रखा होगा तो बताओ, राजा राम मोहन राय ने भी तो यही बोला होगा कि यहाँ जातीय व्यवस्था दूर होनी चाहिए, महिलाओं की शिक्षा पे जोर देना चाहिए। वो तो समाज सुधारक के तौर पर कर ही यही रहे, है ना। और जब उनके सामने ऐसे पहलुओं को रखा गया होगा तो उन्होंने फिर सपोर्ट किसका किया होगा? मॉडर्न एजुकेशन का किया होगा, इंग्लिश में एजुकेशन का किया होगा, कि जब इंग्लिश में एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये सारा का सारा सिस्टम स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मतलब ना तो कास्ट सिस्टम रह जाएगा वहां पे, ना तो फिर मेल फीमेल का कोई रेशियो वाला सिस्टम रह जाएगा। हर क्लास को समान रूप से अधिकार मिलेगा कि वो अपनी शिक्षा की प्रणाली को प्राप्त कर सकता है। तो ये डिबेट जो छिड़ी, अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने सही रूप से इसको रख दिया और सब लोग इस बात को मान लिया कि हाँ मॉडर्न एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है, जिससे हम इन सब चीजों से बाहर निकल जाए। ठीक है। ये वाली डिबेट कहीं ना कहीं बहुत क्रूशियल है भारत के लिए। यहीं से एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा का पूरा प्रारूप चेंज हो जाता है। ठीक। अब हुआ क्या कि जब ये डिबेट इन दो पक्षों के बीच में चल रही थी, जब इन दो पक्षों के बीच में ये डिबेट चल रही थी तो इसके अंदर दो पक्षों की क्लास की जब हम लोग बात करते हैं, एक क्लास जो था ब्रिटिश सपोर्टेड क्लास, जिसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश सपोर्टेड क्लास, मतलब ये वो लोग हैं जो मॉडरेट्स हैं। मॉडरेट का मतलब होता है उदारवादी, कौन लोग हैं ये? उदारवादी दल है। तो उदारवादी दल यहाँ पे एक सेकंड क्लास है, ठीक है, जो ब्रिटिश अपोज्ड क्लास है, ठीक है, और इसको बोला जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं अतिवादी या उग्रवादी, कह लो एक ही बात है, ठीक। अतिवादी या उग्रवादी एक वर्ग है, ठीक। इन दोनों में से जो एक डिवीजन हुआ,
इस डिवीजन के अंदर ऐसे लोगों के अंदर जो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखना चाहूं तो राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इसका सपोर्ट करते थे, इस क्लास के ऊपर ज़्यादा उन्होंने फेवर किया और इस क्लास की वकालत करते थे, इसके बारे में लोगों को प्रमोट करना या जागरूक करने की बात करते थे। दूसरी क्लास में आगे चल के आप देखोगे जैसे इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने शुरुआती तौर पे तो उस क्लास को सपोर्ट किया था, लेकिन ये बाद में मंशा समझ गए अंग्रेजों की क्या है, ठीक है, और तुरंत मंशा समझ के इन्होंने कौन सी क्लास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तुरंत इस वाली क्लास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये मत समझ लेना ये लोग इस विचारधारा के लोग हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये विचारधारा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पे अपने मत रखने का एक प्रकार है, ठीक। तो जब ये वाला प्रकार रखा गया और राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्तित्व जिसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जा रहा है उनका समर्थन मिला, तो ज़्यादातर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस या जो भी हमारे शिक्षा के संस्थान थे वो सारे धीरे धीरे टिल्ट किधर होते चले गए, इसकी तरफ होते चले गए और ये वाला एजुकेशन सिस्टम भारत में प्रभावी हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे शिक्षा का माध्यम क्या बन गया, अंग्रेजी माध्यम बन गया, जिसके अंदर राजा राम मोहन राय का रोल माना जाता है। अब राजा राम मोहन राय ने क्या कुछ गलत किया था, अगर आपसे पूछा जाए, आलोचनात्मक वर्णन आ जाएगा राजा राम मोहन राय का लिखने को कि आप इसकी आलोचना कीजिए कि राजा राम मोहन राय ने उस समय अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को समर्थन करके कुछ गलत किया था, अगर इसकी आलोचना करने को आ जाए तो आप आलोचना करेंगे, हैं? आएगा तो करोगे ना, या लिख दोगे, बस ऐसा थोड़ी लिख दोगे, हैं? नीचे ऐसे थोड़ी लिख दोगे क्या पूछ रहा हो, गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत नहीं पूछा, जब आएगा लिखने को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसको बताने का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इस शिक्षा प्रणाली के अंदर कमियां जो भी हैं उसको उजागर करने की कोशिश करिए। अब वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए भारत के अंदर जब इस शिक्षा प्रणाली को लेकर बात हो रही थी तो अंग्रेजों का जो हिडन ऑब्जेक्टिव था इसके पीछे, ये तो उन्होंने भारतीयों को दिखाया कि देखो हम इतने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए ये सब करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हिडन भी तो कुछ होगा जिसके अंदर खुराफातें भरी हुई हो, नेगेटिव जो चीजें कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने वाला हो, वो पॉजिटिविटी नहीं देगा जल्दी, तो कुछ नकारात्मकता होगी उसके पीछे। तो ये बात इस तौर पे ये लोग बोला करते थे कि भारतीय जो लोग हैं, भारतीय लोगों को आप बाई ब्लड या जेनेटिकली चेंज नहीं कर सकते, है ना, उसके खून को तो नहीं बदल दोगे, भारतीय ही तो खून है ना, उसके जीन्स बदल दोगे आप, है ना, तो वो जीन्स में भी वैसे ही रहेगा, लेकिन आप उसका टेस्ट बदल सकते हो, ठीक है, आप उसका टेस्ट बदल सकते हो, आप उसका नेचर बदल सकते हो, आप उसकी सोच बदल सकते हो, ठीक है, आप उसके अंदर जो भी चीजें वो व्यक्तित्व के तौर पर बदलना चाहे वो बदला जा सकता है। तो इन्होंने बोला उस समय में कि भारतीयों को बाय ब्लड या बाय जीन्स भारतीयों को अंग्रेज नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भारतीयों को बाय टेस्ट, बाय नेचर, बाय थॉट, इन सब तरीके से हम अंग्रेज बना के छोड़ेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव है हम भारत के अंदर मॉडर्न एजुकेशन को ला के रख दें। ये ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो पाया, जब घोषित ही कर दिया गया कि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन क्यों लेके आए थे, उस समय तक राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी थी 1833 में, ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो चुकी थी और वो अंत तक इसका समर्थन इसलिए करते रहे क्योंकि उनको इनका हिडन ऑब्जेक्टिव नहीं पता था। उनकी मृत्यु के बाद में इन्होंने 1835 में इस बात को डिक्लेयर करा कि ये भारतीयों को सोच से और उनके टेस्ट से या फिर उनके स्वाद से पूर्ण रूप से अंग्रेज बना देंगे, है ना, या उनकी संस्कृति में भी उनको बदलाव करके अंग्रेजों की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी क्यों ऐसा बनाना क्यों चाहते थे, ये सब करना क्यों चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी उपनिवेश जब आएगा तो सारे के सारे लोग अंग्रेजों के वफादार रहेंगे, अंग्रेजों को अपना राजा मान लेंगे, अंग्रेजों को ही अपना पूरी की पूरी तौर पर क्राउन मान के हमेशा उसकी सेवा करते रहेंगे, इसलिए ये भारतीयों को ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सोच है, ये हिडन ऑब्जेक्टिव इसके पीछे इनका, जिसलिए शिक्षा प्रणाली के अंदर आप ऐसा बड़ा परिवर्तन देख रहे हो। अब 13 से 23 के बीच में एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ और 35 तक आके ये पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत की नई शिक्षा प्रणाली अब कौन से माध्यम पे बेस्ड थी, अंग्रेजी माध्यम के ऊपर पूर्ण रूप से बेस्ड हो चुकी थी। इसके अंदर बहुत बड़ा रोल एक व्यक्ति का है जो उस समय लॉ मिनिस्टर था, कानून मंत्री बनाया गया था, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट भी दिया गया था, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, ठीक है, मैकाले। अब उस मैकाले के बारे में पढ़ना है, उससे पहले ये शिक्षा प्रणाली नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताई।
एक फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, हाँ ये क्वेश्चन है हाँ पूछ। क्या अंग्रेजी के दौरान लाइब्रेरी अंग्रेजी शिक्षा जो है हाँ भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी। सहयोग किया कोई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अभी बस बताता हूँ आपको कैसे किया। जिसकी अंग्रेजी ना है वो मुझसे पूछ लेना, बस जल्दी में लिख दे रहा हूँ। हाँ ये मिटता नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं। इसको बना पहले हाँ पिछला हमारा क्वेश्चन बोला। अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाई गई, कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय का भी भारत में अंग्रेजों ने जिन भी शिक्षा मॉड्यूल के अंदर परिवर्तन किया वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए वो अपोज करती चली गई। वो चाह तो रहते कि भारतीयों को पूर्ण रूप से बना दिया जाए, ऐसा हमारी तरह बना दे, लेकिन भारतीय शिक्षा को उपयोग करते चले गए गलत तरीके से, नहीं सही तरीके से। वो सही दिशा में समझते चले गए कि अंग्रेज हमारे लिए गलत कर रहा है। आप किसी को भी शिक्षित करो, भले से अपने मतलब के ही लिए क्यों ना शिक्षित करोगे, लेकिन वो कल को समझ जाएगा कि आप उसके फायदे के लिए ये काम कर रहे हो या अपने फायदे के लिए करो। तो उनको भारतीय को ये बात समझ आ चुकी थी, ये सब अपने फायदे के लिए करना। जब हम लोग एनालिसिस करके समझ ले रहे हैं तो उस समय का इंसान भी समझ गया होगा। तो इस वजह से ये बात अंग्रेजों को ही उल्टी पड़ गई, है ना। और ऐसा बहुत कुछ हुआ। अंग्रेज जो भी भारत में लाए, जो भी उन्होंने करना चाहा, उससे अपना ही नुकसान किया। दूसरा इसमें ये भी है ना कि उसमें भारत जो है कहीं ना कहीं क्षेत्रीयता की भावना बहुत भारत में व्यवस्था बहुत की। अंग्रेजी शिक्षा में आने से एक भाषा से लोगों को कहीं ना कहीं डेवलप हो गई, एक अखंडता एकता जैसा कहीं ना कहीं परिमाण देखने को मिलता है। हाँ वो देखने को मिलता है एकदम। चलिए ये नोट ये वाला नोट कर लो, काटना मत बस है। मैंने यहाँ पे कुछ नकारात्मक बिंदु लिखे हैं, उन नकारात्मक बिंदुओं को आपको नोट करना है, वरना ये चार्ट तो पहले ही बना चुके हो, है ना। कहीं फिर से दोबारा मत बना देना, ठीक। बस नकारात्मक बिंदुओं में पहला पॉइंट लिखो, महिलाओं की शिक्षाओं पे रोक, ठीक है, ये प्रमाण था इसका। दूसरा, निम्न जाति की शिक्षाओं को रोका जाता था, उसको नहीं दिया जाता। तीसरा, बायकॉट और सोशल स्टेटस, मतलब सोशल स्टेटस या फिर सामाजिक तौर पर लोग अपने आप को बायकॉट करके ही इस शिक्षा प्रणाली का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। ये पाठशाला और गुरुकुल का निगेटिव बिंदु है, और इधर आप मकतब या मदरसा के निगेटिव बिंदु में जैसे कि गर्ल्स एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती, ठीक है, अगर वो बालिग हो जाती है, ठीक है। बालिग लेना ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर बालिग हो जाती थी तब तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, उससे पहले उसके बाद नहीं कर सकती। और 14 वर्ष 12 वर्ष समय समय पर कई बार काम होता है, ठीक है। पर्दा प्रथा, उसमें भी पर्दा प्रथा को फॉलो करना रहता था, पर्दा प्रथा अनिवार्य था उनके। प्राचीन इतिहास के सिलेबस को नहीं पढ़ाया जाता था, एक नकारात्मक बिंदु ये। और यहाँ पे भी पुरुषों की शिक्षा को डोमिनेट किया गया है, या पुरुषों की शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया है। ये बताया गया है कि
हिंदू कल्चर के अंदर सिर्फ प्राचीन शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे मुस्लिम कल्चर के अंदर सिर्फ मध्यकालीन शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ इतना बताया जाता है। और उसमें से आप दूसरा तत्व हटा दो अपने आप, जहाँ प्राचीन मिल रही है वहाँ मध्यकालीन नहीं मिल रही होगी, और जहाँ मध्यकालीन मिल रही है वहाँ प्राचीन नहीं मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ये लिख लो, दो क्लासों के बीच का विभाजन है, दो क्लासों के बीच का विभाजन है, उसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर भी ऐसी चीजें मेंशन कर लो। विभाजन लिख लो, दो वर्गों का विभाजन जिनके बीच में ये डिबेट शुरू हुई थी, वो वर्गों के विभाजन में ऊपर लिख लो क्लास या वर्ग कौन कौन से। एक तो ब्रिटिश समर्थित क्लास था, ब्रिटिश समर्थित वर्ग, और दूसरा ब्रिटिश के द्वारा अपोज किया गया वर्ग, ठीक है। दो वर्ग हैं इसके अंदर। पहला वर्ग जो था, जिसको एक नाम दे सकते हो आप, मॉडरेट टाइप के लोग हैं, उदारवादी सोच रखने वाले व्यक्ति, जिनका एक एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी इस समय 1833 के अंदर, वरना ये भी शायद इसी साइड में दिखाई देते। सेकंड क्लास अतिवादी या उग्रवादी क्लास है, ठीक है। उग्रवादी ना ही लिखो, ज़्यादा अच्छा है, उग्रवादी एक थोड़ा निगेटिव वर्ड हो जाएगा, अतिवादी लिख लो ज़्यादा से। अतिवादी जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हो गया। चलिए, अब इसी के समय में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में 13 से 23 का समय काल है, और 13 से 23 के समय काल के अंदर इस समय में एक कमेटी का गठन किया गया था। और ये कमेटी क्यों बनाई गई थी? उन्हीं दो विचारधारा के बीच की डिबेट को सॉल्व करने के लिए। जो विचारधारा मैंने बताई, एक अंग्रेजी माध्यम को समर्थन करने वाले लोग हैं और एक हिंदी माध्यम को समर्थन करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को नाम दिया जाता है ओरिएंटलिस्ट या एंग्लिसिस्ट, ठीक है, प्राच्यवादी या फिर आंग्लवादी, ऐसा वर्ड इनके लिए यूज होता है। आगे भी आप लोग देख लोगे इसको। तो ऐसे दो लोगों के बीच की डिबेट को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी को बनाया गया, वो भी एजुकेशन के लिए आई थी, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मतलब लोक निर्देश सभा समिति, लोक निर्देश सभा समिति 1823 के अंदर उसका यहाँ पे स्थापना किया गया, ठीक है, लोक निर्देश सभा समिति। राज्य शिक्षा बोल सकते हैं, मतलब जो आपको वर्नाकुलर भाषाओं के अंदर शिक्षा लेनी, लोकल भाषाओं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, हाँ कर रहे हैं, हाँ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 28 से लेकर 33 तक, और इस समय चार्टर एक्ट आया था, अगेन फिर एक सेकंड चार्टर एक्ट जिसको बोलते हैं, और उस चार्टर एक्ट में आके अगेन फिर भारत के अंदर शिक्षाओं के अंदर फिर कुछ परिवर्तन करने स्टार्ट किए, ठीक है। जैसे 13 के अंदर परिवर्तन देखा हमने, वैसे 33 के अंदर अब क्या हुआ, भारतीय शिक्षा के लिए जो 1 लाख रुपए का बजट आता था अभी तक, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 लाख रुपए सालाना कर दिया गया। तो 1 लाख से अब 10 लाख का बजट कर दिया गया कि भारतीय शिक्षाओं के लिए अब 10 लाख रुपए खर्च किए
जा सकते हैं। ठीक है, इसी समय में मैंने आपको जैसा बताया कि भारत के अंदर कुछ ऐसे तत्व भी आ चुके थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा के दो बंटवारे कर दिए थे, एक अंग्रेजी शिक्षा और एक भारतीय शिक्षा के बेसिस पे। इसी में आपको एक नाम मैकाले का दिख रहा होगा। मैकाले की समिति या मैकाले की कमेटी के बेसिस पे यहाँ पे सिफारिश की गई थी, जो उस सिफारिश के अंदर ही ऐसी कुछ बातें अभी बता देते। गवर्नर जनरल की एक काउंसिल होती थी, एक परिषद होती थी, गवर्नर जनरल काउंसिल जिसको कहते थे। ठीक है, इस गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर अभी तक 4 लोग रहते थे, टोटल 4 लोगों को ये काउंसिल थी। इस काउंसिल में एक और सदस्य को ऐड कर दिया गया, 5वां सदस्य। जो 5वां सदस्य था वो था लॉ मेंबर। ठीक है, लॉ मेंबर या फिर कानूनी एक सदस्य था। इस कानूनी सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? लॉर्ड मैकाले। इस समय एक नए व्यक्ति को ऐड किया गया जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, और लॉर्ड मैकाले 5वें सदस्य के तौर पे जब जोड़ा तो इसको कानूनी सलाह के साथ साथ में भारतीय शिक्षा के अंदर भी इंटरफेरेंस का राइट दिया गया था पूर्ण रूप से। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में इसने अपने तत्व रखे एलिमेंट्स को रखना शुरू किया कि मैं जो चाहता हूँ वो ये नीतियाँ, जो नीतियाँ पहले पढ़ चुके हो, जो विभाजन पढ़ चुके हो, अंग्रेजी शिक्षा को ये सामने रखना चाहता था। और जब इसने इन सिफारिशों को सामने रखा, इसी की सिफारिश पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, मैंने बताया अब शिक्षा किसमें मिलेगी? अंग्रेजी माध्यम में ही मिला करेगी। और कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा की ही बात हो रही है। प्राइमरी एजुकेशन को अभी भी किसमें रखा गया है? वर्नाकुलर भाषाओं में। आप अपनी लोकल भाषाओं में प्राइमरी शिक्षा करते रहो, लेकिन जब भी उच्च शिक्षा की बात आएगी, 11वीं 12वीं या आप ग्रेजुएशन जब भी करना चाहोगे, तब आपको कौन सी वर्ग में जाना पड़ेगा? अंग्रेजी वर्ग में ही जाना पड़ेगा, तब आप वो शिक्षा को प्राप्त कर पाओगे। तो उसके अंदर ये सारी चीजें रखी गई। इसी समय में भारत के अंदर पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया था, इसी समय काल में, जो कलकत्ता में था। ठीक है, कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। क्या डेट है, किसी को पता है? 1835। ठीक है, 1835 में ये मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 35 में हुई थी। इस समय में जो 1833 का चार्टर एक्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, चार्टर एक्ट के अंदर इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, 33 में क्या करा गया? प्रावधान करा गया। फाइनल ये कॉलेज खुल कब गया था? 35 के अंदर ये कॉलेज खुल गया। ठीक, तो ये जो एक बड़े परिवर्तन फिर से दिखाई दे रहे हैं 28 से 33 के बीच में। इसमें सबसे बड़ा जो रोल आ गया था वो आ गया था लॉर्ड मैकाले का। मतलब भारतीय शिक्षा का पूर्ण रूप से जो सारा का सारा कार्यभार दे दिया गया, वो किसको दे दिया गया? वो मैकाले को दे दिया गया। अब ये जो परिवर्तन चाहता था शिक्षा में, वो परिवर्तन कर सकता था, और अंग्रेज उसके ऊपर सिर्फ मोहर लगा दिया करते थे। ठीक है, तो अब आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि मैकाले का विवरण पत्र क्या है या मैकाले मिनट क्या है। ये बहुत जरूरी चीज है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में इन चीजों के बाद में पढ़ना शुरू करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, मैकाले का विवरण पत्र की अगर बात की जाए तो देखिए, मैकाले की मंशा साफ तौर पर वही है जो मंशा मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको। वो मंशा के बारे में यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि रक्त और रंग में तो भारतीय रहेंगे, लेकिन स्वाद में, विचारों में, नैतिकता में और बुद्धि में कैसे बना देंगे ना? अंग्रेज बना दिया जाएगा। इस मंशा के साथ में इसने पूर्ण रूप से इस चीज को शुरू किया था। लेकिन विवाद शुरू हुआ जिस चीज को लेके, बहुत सारी आलोचनाएं हुई, वो चीज थी ये वाला विवाद, जिसको ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी का नाम दिया जाता है, जिसको हम लोग प्राच्यविद या आंग्लवादी विवाद बोलते हैं। ये वही विवाद है जिसकी अभी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। जब ये विवाद शुरू हुआ तो इसके अंदर प्राच्यविद वो लोग थे जो भारतीय शिक्षा और भारतीय साहित्य का समर्थन करते थे। मतलब भारतीय शिक्षा और भारतीय जो भी शिक्षा प्राप्त की जाएगी उसकी भाषा वर्नाकुलर ही होनी चाहिए, और वही शिक्षा दी जानी चाहिए जो भारतीय इतिहास का हिस्सा है ना? उसके अलावा शिक्षाओं से अभी मतलब नहीं। यहाँ के जो लोग थे, आंग्लविद समूह के लोग थे। आंग्लविद समूह के लोगों का मानना यह था कि ब्रिटिश शिक्षा भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमें वहाँ से टेक्नोलॉजी या फिर साइंस या मॉडर्न एजुकेशन को सीखने को मिलेगा। तो ये विवाद जो शुरू हुआ, इस विवाद को लॉर्ड मैकाले ने सामने रख दिया लोगों के कि आपके यहाँ इतनी नकारात्मकताएं हैं, इन नकारात्मकताओं को दूर सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, अगर आप एंग्लिसिस्ट ग्रुप के साथ में आ जाओ या आंग्लविद बन जाओ। और आंग्लविद बनने का मतलब क्या था? भारत के अंदर उच्च शिक्षा के माध्यम को पूरी तरीके से क्या बना देना? अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा बना देना। ठीक है, तो जितनी भी चीजें भी आपने पीछे लिखी थी वही है मैकाले का विवरण पत्र।
और वही है मैकाले मिनट। मैकाले मिनट के अंदर मैकाले कर क्या रहा है, भारत की शिक्षा नीति का एक पूरा वर्णन कर रहा है और उस शिक्षा नीति के अंदर नकारात्मकता के पहलू दिखा रहा है कि भारत में ये नकारात्मक चीज़ें हैं और उन चीज़ों के बाद में भारतीयों को मजबूर किया जा रहा है कि भारतीय अब अपनी मॉडर्न एजुकेशन को अंग्रेजी भाषा में प्राप्त करें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे समझेंगे कि आगे हुआ क्या। देखिए बेसिकली इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें मैकाले से रिलेटेड ये समझनी पड़ेगी। क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर, चलो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ये समझनी पड़ेगी कि एंग्लिसिस्ट या फिर आंग्लवादी जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो मैकाले की बात जो मान रहा है वो बात को मानने का मतलब सिर्फ हायर एजुकेशन है। अगर इसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए वो अप्लाई करता पहले ही फेज के अंदर तो शायद कोई भी भारतीय इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्राचीन शिक्षा हमसे ना छीनी जाए, वो बच्चों को तो कम से कम अभी उस शिक्षा के बारे में ज्ञान देना चाहिए। तो मॉडर्न क्लास के बच्चों, मॉडर्न क्लास के जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो बच्चे वो होंगे जो शायद प्राचीन शिक्षा को पढ़ के आए हुए होंगे, तो हमसे हमारी शिक्षा भी जुड़ी रह जा रही है और आगे आधुनिक शिक्षा भी हमको प्राप्त हो जा रही है। तो इस सोच के साथ में कहीं ना कहीं भारतीयों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया होगा। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था अगले 30 साल तक शिक्षा के पूरे जो भी नियम है उनको बदल देना। अब उसको एकदम तो नहीं बदल सकते, उसको एकदम बदलने की कोशिश करोगे तो पूरा भारत खिलाफ हो जाता। अभी एक वर्ग का साथ तो मिल ही रहा है और वो वर्ग जो है जब तक साथ हमारा देगा तब तक हम पूरे के पूरे परिवर्तन यहाँ पे करते रहेंगे शिक्षा में। इन्होंने पहला जो परिवर्तन किया वो उच्च शिक्षा को लेके किया। अभी आगे आप देखोगे तो जितनी भी प्राथमिक शिक्षाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षाओं का भी परिवर्तन अगले 30 से 40 सालों में आपको अंग्रेजी भाषाओं में होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये शिक्षाओं का जो परिवर्तन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो इसके अंदर करा क्या गया, हायर एजुकेशन और प्राइमरी जो एजुकेशन है ये दोनों लोग अपना प्राइमरी वर्नाकुलर में ले लें और हायर ले लें अंग्रेजी में माध्यम में। ठीक है, ये माध्यम में शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे लोग। ठीक, इसके बाद में एक कानून आएगा भारत के अंदर, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, अधिनियम आएगा भारत के अंदर जिसका नाम था वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच अधिनियम के तौर पे आएगा। इसी में बात कर ली गई थी उसके बारे में, वुड डिस्पैच के बारे में, कि जो लोग अपना प्रारंभिक माध्यम अंग्रेजी रखेंगे, मतलब प्राइमरी एजुकेशन भी अंग्रेजी में प्राप्त करेंगे और हायर एजुकेशन भी अंग्रेजी में प्राप्त करेंगे, ऐसे ही लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मतलब रोजगार में अगर लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी तो कौन से बेसिस पे दी जाएगी, जो शुरू से अपना माध्यम क्या रखे हुए, अंग्रेजी रखे हुए, ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया जाएगा आगे चल के प्रशासनिक सेवाओं के अंदर। अब आप मुझे बताओ कि आप लोग इस वाले ऑप्शन को कभी ऑप्ट करते? नहीं करते। उन्होंने बोला हम आपके लिए कंपलसरी थोड़ी कर रहे हैं, लो प्राचीन शिक्षा, हमने आपको रोका थोड़ी प्राचीन शिक्षा के लिए, लीजिए अपनी प्राचीन शिक्षा, लेकिन हाँ हम प्रायोरिटी उसी को देंगे जो लोग शुरू से अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ के आए हैं। तो एक भारत का अब एक क्लास है जो अंग्रेजी शिक्षा को शुरू से पढ़ रहा है, उसने कभी पढ़ा ही नहीं भारत के अंदर, कभी अशोका जैसा राजा एक होता था जो बहुत महान था, वो क्लास भी एक डेवलप हो रहा है और वही क्लास आगे चल के अंग्रेजों का समर्थन करने वाला क्लास बन गया। वही क्लास है जिसने आगे चल के 1857 की क्रांति के अंदर या विद्रोह के अंदर अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। वही वो वाला क्लास है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसा क्लास उन्होंने डेवलप किया पूरा का पूरा, और जब ये क्लास डेवलप हो गया तो उन्होंने वही बात तो कर दी कि हम अंग्रेज बना लेंगे तुमको, और अंग्रेज बनाने का ये एक शुरुआत था। तो इस मैकाले मिनट को जो एक भारत का, मैंने बोला ना, रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है। भारत में अगर शायद ऐसी शिक्षा प्रणाली ना आई होती तो अंग्रेज बहुत पहले भारत छोड़ के चले गए होते, है ना, क्योंकि भारतीयों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ी थी, जो भी वो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक तौर पर हमारा एक्सप्लॉयटेशन या शोषण किया करते थे, उस तौर पर गुस्सा तो बहुत सारी हुई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद एक क्लास जो था वो अंग्रेजों का समर्थन करने वाला क्लास बन चुका था, और वो कौन था, भारतीय ही। तो ऐसे भारतीयों को समझाना, उन्हें ट्रैक पे लाना भी तो जरूरी था, जो आगे चल के कौन कर पाया, महात्मा गांधी कर पाए, जिन्होंने लोगों को समझाया कि तुम लोग अब ये गलत रास्ते पे चले गए हो, अब तुम सबको वापस आना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति के बारे में जानना पड़ेगा। तब जाके उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली। तभी तो यहाँ पे जो है आर्य समाज ले लो, देव समाज ले लो, या फिर अलीगढ़ मूवमेंट की बात हम लोग कर लें, या देवबंद मूवमेंट की बात कर लें, ये सारे के सारे आंदोलनकारी या समाज सुधारक लोग अंग्रेजों की ही मुखालफत क्यों करते दिखाई दे रहे हैं।
अंग्रेज अच्छा भी तो कर रहे हैं बहुत कुछ भारत में, लेकिन फिर भी विरोध करते थे। सिर्फ वो इनकी मंशा जानते थे कि इनका ऑब्जेक्टिव भारत के अंदर कोई सुधार करना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत को गुलाम करना चाहते हैं, और गुलाम करके वही धन की निकासी वाला सिद्धांत पूरे भारत में अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। और ये लोग करते भी हैं, ठीक। तो मैकाले मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए कानून है। कुछ समय बाद जो लोग मैंने आपको बताए, एक शब्द यहाँ पे यूज होने लगा था जिसको बोला जाता था मैकाले पुत्र, ठीक है। क्या बोला जाता था? मैकाले पुत्र, ठीक है। मतलब अगर ठेठ भाषा में बोले तो मैकाले की औलादें, ठीक है, मैकाले की औलाद, मैकाले पुत्र बोला जाने लगा कुछ लोगों को भारत के अंदर। वो लोग ये थे कि जिन लोगों को ना तो सही से अंग्रेजी का ज्ञान हो पाया और ना ही सही से वो वर्नाकुलर भाषाओं में रह पाए, वो बेचारे फंस गए। अभी तक तो सिर्फ एक भाषा में अपनी शिक्षा लेते रहते थे, वही सीखते रहते थे। अब क्या हुआ, वो लोग फंस गए। जैसे नया नया कोई बच्चा जब अंग्रेजी सीखना शुरू करता है तो वो अंग्रेजी क्या पूरा बंटाधार कर देता है, ठीक है, जब वो बोलना शुरू करता है। तो जब वो अंग्रेजी बोलना शुरू करेगा तो वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, वो इंग्लिश बोलता है ना, इंग्लिश मतलब हिंदी और अंग्रेजी को मिला के बोलता है। और हम लोग भी जिन भाषाओं को ज्यादातर यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इंग्लिश यूज होती है। तो इंग्लिश जो भाषाएं यूज किया करते थे हिंदी और अंग्रेजी को मिला के, उस समय के लोग, ये सारा एक क्लास बन गया, एक वर्ग बन गया। इस वर्ग को उस समय नाम दिया जाता था भारतीय क्रांतिकारी, या भारतीय लोग जो गुस्सा थे ऐसे लोगों से, वो उनको मैकाले पुत्र कह के बुलाते थे। उनसे कहते थे बहुत अंग्रेजी सीखने का शौक है और अंग्रेजी के चक्कर में हिंदी का भी बंटाधार कर लिया, तुम लोग हो मैकाले पुत्र, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया था एक बार एग्जाम के अंदर, आपके प्रीलिम्स के अंदर, कि किसको मैकाले पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो दोनों भाषाओं का जो है बंटाधार कर देते ऐसे लोगों को मैकाले पुत्र बोलते हैं, ठीक। डलहौजी, ठीक। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी, इनके बारे में लिख लिया ना आपने? नहीं लिखा? पहली बार बोले तुम लोग नहीं लिखा, अच्छा लगा मुझे। चलो लिखो, तुम तो सब लिख लेते हो पहले से, पिछले साल के लिखा रखा होगा, अभी लिखो। हाँ चलो लिखो विलियम बेंटिक को, और विलियम बेंटिक के अंदर 1833 लिख लिया, चार्टर एक्ट लिख लिया, 10 लाख रुपए लिख लिए, प्रथम मेडिकल कॉलेज लिख लिया। चलो ठीक है, फिर मैकाले मिनट तो लिखवा ही दिया, फिर पागल हो समझ नहीं रहा मैं तुमदा, ये तो लिखा ही दिया था। चलो डलहौजी देखो, डलहौजी का समयकाल 48 से 56 तक। डलहौजी के लिए क्वेश्चन आया था यूपीएससी के मेंस के अंदर, ठीक है। और वो क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय जो आधुनिकीकरण है, उस आधुनिकीकरण का पिता बोला जाता है। तो भारतीय आधुनिकीकरण के पिता के तौर पर, या भारत को आधुनिकीकृत करने के तौर पर लॉर्ड डलहौजी को किस तरीके से देखा जा सकता है, ठीक है। अब उसमें आपको डलहौजी की बहुत सारी नीतियों का वहाँ पे डिस्कशन करना रहता है। तो डलहौजी की नीतियों का जब भी डिस्कशन करना रहेगा वो आप यहाँ पे करेंगे। डलहौजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय काल में, वो सब विस्तार से तो हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो सब आपको बता दें, ठीक है। तो जब भी डलहौजी की बात यहाँ पे हो रही है तो डलहौजी की बात में आप आधुनिकीकरण का पिता इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत के अंदर पोस्टल सर्विसेज, डाक सेवाएं देने वाला कोई व्यक्ति है तो डलहौजी, ठीक है। अगर भारत के अंदर शिक्षा का माध्यम जो अभी अंग्रेजी माध्यम में लगभग भारतीय कन्वर्ट होते चले जा रहे थे, उस अंग्रेजी माध्यम को रोक के वर्नाकुलर को प्रमोट करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? वो भी डलहौजी है। भारत के अंदर रेलवे का विकास करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो डलहौजी है, ठीक है। भारत के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हुए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हुए, मॉडर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो ये, ठीक है। भारत के अंदर 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज इसके समय काल में खुली, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज इसके समय काल में खुली है, इसलिए यहाँ पे इनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने रहेंगे डलहौजी के कार्यकाल के अंदर, ठीक है। फिलहाल डलहौजी का वुड डिस्पैच अधिनियम समझ लेते हैं। वुड डिस्पैच अधिनियम को भारत के अंदर बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा बोला जाता है वुड डिस्पैच अधिनियम को। जब भी किसी भी चीज़ को मैग्ना कार्टा बोल दिया जाए तो वो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रही होगी। मतलब जितनी भी एजुकेशनल प्रणाली हम लोग पीछे से आगे तक पढ़ लेंगे, उन सबका जो
आप कह सकते हो कि सबसे ऊपर का सिद्धांत किसी को माना जाएगा तो हम उसके लिए मैग्ना कार्टा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कि ये सबसे सुप्रीम है, इसलिए इसके लिए मैग्ना कार्टा यूज किया जाता है। मैग्ना कार्टा है क्या? पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स में ये वर्ड सुना होगा जब सर पढ़ा रहे होंगे आपको। इंग्लैंड का है। क्या है इंग्लैंड का? फ्रांस का है। कैसे? आपने पॉलिटी में सुना होगा इस शब्द को। जब फंडामेंटल राइट्स या आपके जो राइट्स या अधिकारों की बात होती है तब इसको बोला जाता है। अच्छा, संधि थी तो उसके बाद में कब की बात है ये तकरीबन? हाँ, 1215। हाँ, वेरी गुड। 13वीं शताब्दी 1215 का समय है। मैग्ना कार्टा वॉज अ पर्सन, मैग्ना कार्टा अपने आप में एक व्यक्ति है, ठीक है, जो उस समय इंग्लैंड का राजा हुआ करता था, इंग्लैंड का राजा होता था, जिसने वहाँ के लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए थे, अधिकार पहली बार प्रदान किए थे, और वो अधिकार जब लोगों को मिले थे तो वो जाने गए थे मैग्ना कार्टा के अधिनियम या उनके लॉज के तौर पर। ठीक है, तो एक संधि के तौर पर लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। तब से कोई भी दुनिया के अंदर बहुत सुप्रीम या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, उसके लिए एक वर्ड प्रयोग किया जाने लगा कि ये तो इसका मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो ये ऐसे ही इसको बोला गया कि ये एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा है। ठीक है, तो सबसे सुप्रीम चीज़ के लिए मैग्ना कार्टा वर्ड यूज होने लगा। तो जब हम लोग इसको इंडिया का मैग्ना कार्टा बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम का, तो इस घोषणा पत्र के अंदर किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है या ये किस ऑब्जेक्टिव के साथ में आया था, इसकी बात करनी है हम लोगों को। तो 1833 हम लोग बात चार्टर एक्ट की कर चुके थे। 33 के बाद 53 में चार्टर एक्ट आना था। हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट आता था। 13 में आया, फिर 33 में आया, अब 53 में आने वाला था। तो 53 की इन 20 सालों की पूरी एक एनालिसिस करनी है, और इस एनालिसिस में बताया गया था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का ये देखा जाए कि पास्ट क्या रहा है, इन 20 सालों में क्या सुधार हुए इन सब के अंदर। तो इन सुधारों को लेके फुट डिस्पैच जब अपने अधिनियम लेके आया, इस अधिनियम ने भारत के अंदर काफी सारे परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों को हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे कि भारत के अंदर इसको बेसिकली लाया क्यों गया था। पहली चीज यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है, शिक्षा की छनाई, मतलब एजुकेशन का फिल्टर करने के लिए इस चीज को लाया गया था। एजुकेशन के अंदर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं या जो बुराइयां हैं, उन तमाम बुराइयों को दूर करके भारत की शिक्षा प्रणाली को और इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब इसके बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे वो प्रिंसिपल्स ये थे कि शिक्षा के अंदर पिछले 20 सालों में क्या सुधार हुए, क्या उससे जो हम लेके आए थे मैकाले मिनट, उससे भारतीयों के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा भी है या वो सिर्फ और सिर्फ नाम का चल रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ों की एनालिसिस करनी है, और उस एनालिसिस करने के बाद में एक जांच समिति बैठाई जाएगी। वो जांच समिति आके नए एजुकेशन प्रिंसिपल्स को लागू करेगी। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये था। उन ऑब्जेक्टिव के बाद में जब ये एक जांच समिति बैठ गई तो इन्होंने अपने कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन देना शुरू करे, कुछ सुधार देना शुरू करे, जिसमें एक एक करके सुधार को समझना है हमें। सबसे पहला सुधार है यहाँ पे कि शिक्षा का उत्तरदायित्व। ठीक है, शिक्षा का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की भारत में प्रमोट करना एजुकेशन किसकी है? ब्रिटिशर्स की है। किसकी है? इंग्लैंड की है। भारत के अंदर शिक्षा को प्रमोट कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे या फिर इंग्लैंड करेंगे। ठीक है, और इंग्लैंड जब करेगा तो भारत के अंदर इंग्लैंड की शक्तियां इस समय किसके हाथों में थी? कंपनी के हाथों में, ईस्ट इंडिया कंपनी। 57 तक तो उसी के हाथ में रहा ना सब कुछ। तो भारत के अंदर कंपनी ही जो है वो जो भी पैसा कमाएगी भारत से, उन पैसों में से एक हिस्सा पूरा उठा के भारतीय शिक्षा पे खर्च करा करेगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि भारतीय शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च किया जाए। दूसरा, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है? भारत के अंदर आप शिक्षा अगर दे रहे हो तो शिक्षा देने का पर्पस आपका है क्या? ठीक है, अब देखो जब भी आप पर्पस पढ़ोगे एजुकेशन का या इस फॉर्म में जब भी चीजों को पढ़ोगे तो वहां पे आपको कभी हिडन प्रिंसिपल्स नहीं दिखेंगे। ये नहीं दिखेगा इसमें अंग्रेज अपना फायदा चाहते थे इसलिए वो ऐसा करना चाहते थे, ये तो आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिखेंगे? वुड डिस्पैच में वो अधिनियम खुद दिखाएंगे आपको कि हम तो ये चाहते हैं, तभी हम वुड डिस्पैच लेके आए। तो वो सारी अच्छी चीजें आपको दिखाएंगे। जैसे इसके अंदर पहली चीज ये थी कि जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा उसका मानसिक रूप से ग्रोथ करनी है। ठीक है, उसके चरित्र के अंदर उन्नति करना है, तो उसके मानसिक और चारित्रिक रूप को हमको ज़्यादा
बढ़ावा देना, इसलिए हम शिक्षा दे रहे हैं। ठीक। दूसरा ये था कि इंसान के पाश्चात्य ज्ञान मतलब प्रारंभिक जो भी शिक्षा है या फिर जो वेस्टर्न शिक्षा है, उन सारी शिक्षाओं के ज्ञान का भंडार हमें इनको प्रोवाइड करना है, जिससे क्या होगा आगे चल के इनके अंदर भौतिक समृद्धि, मतलब एक जो है आपके अंदर क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन का प्रिंसिपल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा और आप और ज़्यादा भौतिक रूप से समझदार हो जाओगे। तो इनका दूसरा ये ऑब्जेक्टिव था, इसी बात पे ये शिक्षा देना चाहते थे। तीसरा, भारतीयों को राज पदों के लिए यहाँ पे ऐसा बना लेना भारतीयों को कि वो राजपद या उच्च पदों पर बैठे, ठीक है, और उस पदों पर बैठने के लिए भी हम भारतीयों को तैयार कर रहे हैं, ऐसा ये दिखा रहे हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वुड डिस्पैच का जब अधिनियम आएगा, जब भारतीय उसको पढ़ेंगे और उसके अंदर वो अगर उन्होंने पढ़ लिया कि हमारी मंशा तो ये है कि हम तुम्हें अंग्रेज बनाना चाहते हैं, क्या भारतीय कभी उसे स्वीकार करते? नहीं करते। तो भारतीयों को सब अच्छा अच्छा दिखाओ, और ये अच्छा अच्छा दिखाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो भारतीयों को उच्च पदों के लिए या राज पदों के लिए यहाँ पर उस काबिल बनाना है कि भारतीय उस पदों पर बैठ सके, ठीक है। या भारतीयों को अपने देश को और समृद्ध बनाने के लिए हम उनको शिक्षा देना चाहते हैं। तो भारत के अंदर अंग्रेज शिक्षा देना चाहते थे, अंग्रेजों के अनुसार अगर बात की जाए तो वो इन 4 ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन रियल ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था, ये एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे भारतीयों का शिक्षा देती हुई, ठीक है। हाँ, प्रशासनिक पदों की बात हो रही है, राजपद का मतलब ऐसा नहीं राजाओं के पदों पर बैठा देना, है ना, वापस मुगल नहीं बनाना चाहते, ठीक। करिकुलम सिलेबस या सिलेबस की बात की जाए, अब देखो सिलेबस को लेकर बहुत डिस्कशन हो रहा है, बार बार हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि सिलेबस पढ़ाया क्या जाएगा। प्राचीन भारत भी चलता था हमारे यहाँ, मध्यकालीन भारत भी चलता था, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया था कि मैकाले के समय में वेस्टर्न एजुकेशन या वेस्टर्न इतिहास को भी पढ़ेंगे हम लोग, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो माध्यम जो है इन्होंने सबके लिए आसान कर दिया। इन्होंने क्या करा कि सिलेबस एक ऐसा डिसाइड किया जाए जो सिलेबस भारतीय साहित्य को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। भारतीय साहित्य को ध्यान में रखते हुए बनाने का मतलब भारतीय संस्कृति उससे अछूती ना रह जाए, भारतीय संस्कृति का भी उसके अंदर वर्णन होना चाहिए। तो भारतीय संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पे सिलेबस को डिसाइड किया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने बोला भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषाओं में भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए, किसी भी भाषा में शिक्षा से रोक नहीं लगानी चाहिए। ये वही बात है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि दोनों भाषाओं में शिक्षा के लिए तो मैकाले मिनट भी बोल रहा है, तभी वुड डिस्पैच ने भी इस बात को बोला, हाँ दोनों में शिक्षा हो दो, लेकिन इन्होंने इस बात पे फिर से रोक लगा दी थी कि उच्च शिक्षा या मध्य पूरी की पूरी जो प्रारंभिक शिक्षा है जो भी अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त करेगा सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, प्रायोरिटी बेसिस पे उसी को दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद में पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का लोक शिक्षा विभाग की ही स्थापना कर दी गई। भारत में एक अलग से विभाग ही बना दिया गया जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए था, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई विभाग नहीं था। मैंने बताया था आपको एक पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, डीपो कब बताया था, हाँ डीपो कब बताया था मैंने, डीपो के प्रिंसिपल को याद रखना, कब बताया था मैंने, विभागीय प्रणाली कब शुरू हुई भारत में, डिवीजन नहीं हो रहा, कब बताओ तो 1700 1892 में तो अभी पहुंचे भी नहीं। भारत के अंदर विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई, डीपो प्रणाली बताया था मैंने आपको, लिख के डी लिखवाया था, आई लिखवाया था, पी लिखवाया था, ओ लिखवाया था, इसको याद रखना, डीपो है ये, कब बताया था, $1857 के बाद कोई अधिनियम आया था, 1861 आया था, नहीं आया था, फिर पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत जो पसीना बहा रहे हैं, इतनी दूर खड़े हो गए तुम लोग पंखे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर पसीना बहा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिविजन करो, जब तक रिविजन नहीं करोगे तब तक पढ़ना बेकार है, एकदम सब जीरो हो जाएगा जितना पढ़ते चले जाओ। जो भी क्लासेस पढ़ा दिए हैं नहीं अगर याद है या जिसने नहीं लिए जाके यूट्यूब पे देख लो, पढ़ लो, जाके रिवीजन कर लो, वरना जितना पढ़ाता जा रहा हूँ ये सब बेकार है, ये सब ऐसा लगेगा कि सर ने पढ़ाया था हमको तब समझ आया था आज हम भूल गए, ऐसा लगने लगेगा। तो याद रखना है अगर किसी भी चीज़ को उसमें मल्टीपल रिवीजन की ट्रिक अपना लो, अभी तुरंत जाके रिवीजन करो और हर छुट्टी में उसका रिवीजन किया करो अगर मिले तो, ठीक है।
अगर मिले तो इसलिए बोल रहा हूँ, संडे में एक क्लास होता है ना हम लोग, तो अगर मिले तो उसका रिवीजन ज़रूर किया करो पूरे वीक के सिलेबस का। नहीं मिल रही है तो शाम में ज़रूर रिवीजन करो उन सब चीज़ों का। नहीं करोगे रिवीजन तो क्या फ़ायदा बताओ इन सब चीज़ों। मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, आगे कितना भी पढ़ा दूंगा वो तो भंडार बन जाएगा। सिलेबस कोई छोटा थोड़ी है कि आप एक टॉपिक पढ़ के सिलेबस को ख़त्म कर सकते हो। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। तो इतना डिटेल सिलेबस को कवर करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। वुड डिस्पैच के अधिनियम के बारे की और चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लास में, जो भी पॉइंट्स हैं इसके बारे में कल और डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन रिवीजन कंपलसरी करो, ठीक है। बैठे रहो अभी, बैठे रहो।